नमस्ते, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब। हम लोगों की साप्ताहिक जो बातचीत होती है उसके लिए। अशोक भाई, कल दो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई, मतलब एक से मन दुखी है, क्योंकि मैं तो भाई प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मानता हूँ हिंदू धर्म को। और हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है और जिस तरह से वो धरने पे बैठे हैं ठंडक के दिन में, अ, मतलब जो जो उनके साथ अभद्रता हुई है, और अब उनसे एक कोई पटवारी या कोई इस तरह के लोग उनसे मांग रहे हैं कि अच्छा कागज दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो। मतलब हम अपनी डिग्री तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुम अपना कागज दिखाओ कि शंकराचार्य हो। और कल ही, क्योंकि दूसरी खबर भी आई थी कि कल नितिन नवीन जी नए अध्यक्ष बने थे, लेकिन पहले शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि जो हिंदुत्व इनका है ये तालिबानी संस्करण है, और जहां पे दो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन कौन जज बनेगा, कौन सरसंचालक बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, और कौन शंकराचार्य बनेगा, ये अब इन्हीं लोग डिसाइड करेंगे। अशोक भाई, इसमें मतलब मैं तो अ, आहत हूं, तो क्या कहा जाए? बिल्कुल सभी लोग आहत है। देखिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था या कोई बहुत बड़ी कोई चीज मांगी नहीं थी। शंकराचार्य गंगा स्नान के लिए जाते आ रहे हैं, ये परंपरा है। इन्हीं शंकराचार्य के लिए आपने उसी जगह पे शिविर के लिए जमीन भी दी, शिविर भी लगवाने दिया। आपने पिछले कुंभ में जो सरकारी पब्लिकेशन है उसमें शंकराचार्य जी का फोटो शंकराचार्य करके छापा। इन्हीं शंकराचार्य को जब मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में बुलाया गया और शंकराचार्य वहां आशीर्वाद देने गए, वहां प्रधानमंत्री पहुंचे तो इन्हीं शंकराचार्य को उन्होंने झुक के प्रणाम किया और उन शंकराचार्य ने उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला डाली, उन्होंने वो ग्रहण की। तो फिर यदि ये शंकराचार्य नहीं है तो किस हैसियत से प्रधानमंत्री उसके सामने झुक रहे थे? आप इनको पूछने के पहले एक बार प्रधानमंत्री जी को पूछ लो ना। इनको पूछने के लिए पहले वो पूछ लीजिए। देखिए, बेसिकली क्या है, इन्हें अपने लोग चाहिए, इन्हें अपने शंकराचार्य चाहिए, इन्हें अपने राम चाहिए, इन्हें अपने न्यायाधीश चाहिए, इन्हें अपने ब्यूरोक्रेट चाहिए, इन्हें अपने बात सुनने वाले लोग चाहिए, संविधान के अनुसार काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, परंपरा के अनुसार काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, समाज संगत काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, धर्म संगत काम करने वाले लोग नहीं चाहिए। भाई, ये करेक्ट। गोरखनाथ के पीठेश्वर है। आप, आनंद जी, उसी क्षेत्र से है और आप तो गोरखनाथ पीठ से बहुत ज्यादा आपकी आस्था है। गोरखनाथ पीठ यानी गोरखनाथ जी की यहाँ जो आस्था रखते हैं या गोरखनाथ पीठ की जो परंपरा है, वो तो राम को मानते नहीं। ये किस हैसियत से राम की पूजा करने जाते हैं और राम मंदिर में वहां पे दीपक जलाने जाते हैं? ये तो पीठेश्वर है। वहां राम मंदिर में पुलिस ने इनको रोक लेना चाहिए कि भैया आप गोरखनाथ के पीठेश्वर हो। और गोरखनाथ पीठ को तो राम वाम तो मानते नहीं हो, तो सिर्फ शिव और शिव जी के शिवाइट है वो तो। लेकिन सत्ता, भाई क्यों आप अपने नाम के आगे योगी लिखते हैं? और क्यों भगवा पहनते हैं? मतलब भगवा तो कोई भी पहन सकता है, मैं भी पहन सकता हूँ। और आजकल मैं कई जगह भगवा कुर्ता पहन के ही जाता हूँ। लोगों को लगता है, मैंने बोला भैया किसी के बाप की बपोती नहीं है। भगवा कलर ये हमारे सनातन धर्म का कलर है, हम पहनते हैं। आप अपने आप को सन्यासी कहते हो और फिर कहते हो कि राजपूत होने पे गर्व है आपको। सन्यासी और योगी ये बहुत बड़ी पदवी है भाई। ये जो लोग ग्रहण करते हैं वो अपने संयम रखते हैं, संपूर्ण अपने काम क्रोध सब पे संयम रखते हैं। गाली गलौज करने वाला व्यक्ति और ललकारने वाला और 80-20 की बात करने वाला, समाज तोड़ने की बात करने वाला व्यक्ति सन्यासी कहां से हो गया? योगी कहां से हो गया? भाई, दो शंकराचार्य उनके फेवर में बोल चुके हैं। शंकराचार्य उनके फेवर में बोल चुके हैं। देश भर में जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। और वो जो कमिश्नर थे, जो यदि हम अभी मुक्तेश्वरानंद की बात सही माने तो उनने कहा कि वो तो मुझे हुक्का रहे थे कि मैं इस तरह नीचे उतर के आऊं। उन्होंने मुझे कहा कि तू नीचे तो उतर, तेरी की हेकड़ी निकाल देता हूं मैं तेरी। क्योंकि जी। जो अधिकारी हैं उनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है, ना इन लोगों को धर्म से लेना देना है। ये सनातन को बेचते हैं। इनके लिए राम एटीएम है, इनके लिए शिव जी एटीएम है, इनके लिए सनातन धर्म एटीएम है, इनके लिए भगवा
लोगों के इमोशन को एक्सप्लॉइट करने का एक टूल है। क्या जानते हैं भाई? इसके पहले और उसी उसी गंगा स्नान के लिए जो सरकारी भगवा है, सन्यासी कोई, जो वह पोर्शे गाड़ी में और बड़े बड़े मर्सिडीज, करोड़ों रुपए की मर्सिडीज में आते हैं, वो अपने जुलूस के साथ जा सकते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं खराब होती। सिर्फ जो शंकराचार्य आपको ये पूछेगा कि भाई कुंभ में लोग क्यों मरे, तो आप उनको शंकराचार्य मानने से मना कर दोगे। आप तो प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री मानने से मना कर दो ना, क्योंकि कुंभ के भगदड़ होने के बाद सारा मीडिया चिल्ला रहा था, वीडियोस घूम रहे थे कि लोग गए और मुख्यमंत्री धमकी दे रहे थे कि अफवाह मत फैलाओ, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, वो फुल वर्षा कर रहे थे तब। ये तो प्रधानमंत्री जी का पहला ट्वीट आया, आत्मा की शांति के लिए जो लोग चले गए। उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था, तो इन्होंने बोला हाँ कुछ हुआ है, कुछ लोग गए हैं, फिर 30 लोग गए हैं। मेरे पास जो सूचना है वो करीब करीब 15,000 लोग अभी भी गायब है। ये मनमोहन देसाई की फिल्म थोड़ी है, लॉस्ट एंड फार्मूला, फाइंड फार्मूला वाला। एक कुंभ में बच्चे गुम जाते हैं, अगले कुंभ में मिलते हैं। मजाक लगा के रखा है, हर जगह पे आपको इंटरफेयर करना है। आप शंकराचार्य आप लोग तय करोगे। जी जी। और शंकराचार्य जी ने तो बहुत बेसिक चीज कही है कि भाई मैं वापस जाने को तैयार हूं, आके कम से कम अपना खेद तो, अपनी गलती तो मान लें। और वो देखिए, जी खेद मानने के लिए इंसान होना पड़ता है, और हमेशा क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। क्षमा मांगने के लिए विशाल हृदय की जरूरत होती है, जिनके सीने में दिल ही नहीं है, जिनको लोगों को पीटते हुए देखने में मजा आती है, बुलडोजर से लोगों के घर गिरते हुए मजा आती है, जो मंदिर गिराने के बाद भी झूठ बोलते हो डंकी की चोट पे, और धमकी देते हो कि जो मंदिर गिरा बोलने पे वाले पे हम एक्शन लेंगे। ऐसे लोगों से आप अपेक्षा करते हैं? शंकराचार्य गलत जगह पे फूटे हुए मटके में पानी डाल रहे शंकराचार्य, कभी नहीं भरेगा वो। जी। मैं अशोक भाई, एक और चीज इससे जुड़ी हुई है। मैं संभल में भी कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले मैं जरा नितिन नवीन जी जो कल बने हैं, और उनको मोदी जी ने कहा है कि मेरे बॉस हैं और ये हैं, ये कहने की क्या जरूरत है मेरे बॉस हैं? मतलब ये मोदी जी हमारे क्या कम्युनिकेशन? हमारे 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 एक मित्र है, वो हमेशा कहते हैं आई एम बॉस ऑफ द हाउस विद द परमिशन ऑफ माय वाइफ। तो नितिन नवीन को जब उन्होंने बॉस कहा, तो नितिन नवीन को तो समझ में नहीं आया कि बॉस क्या कहा। देखिए, क्या फर्क पड़ता है कि जेपी नड्डा थे कि नितिन नवीन? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां जो भी काम होना है वो सिर्फ अमित शाह जी जो करेंगे वही होगा। सही मायने में मोदी जी के बॉस तो अमित शाह है, सभी के बॉस, सरकार के बॉस और सभी अमित शाह जी हैं। जी जी। मोहन भागवत के भी बॉस अमित शाह हैं, ये मेरा आकलन है। और अगला सरल संघ चालक बीजेपी तय करेगी। अब बीजेपी का प्रकोष्ठ हो चुका है संघ, और कहा गया कि भाई यंग लोगों को सामने लाना है। तो जब संगठन में यंग लोगों को सामने ला रहे हो, तो सत्ता में क्यों नहीं? सत्ता में 75 साल के लोग क्या कर रहे हैं? लाइए 40-45 साल के लोग लाइए सारे। ये सब, आपको किसी को नहीं रखना है तो 75 साल हो गए इसलिए आप वापस चले जाइए, और किसी के 75 साल होने के बाद भी वो चलेगा, क्योंकि 75 का कोई रूल नहीं है। संगठन में आपको सीनियर लोग नहीं चाहिए, इसलिए आपको युवाओं को प्रमोट करना है। और जब आपको 75 साल क्रॉस करने के बाद भी येदुरप्पा चल जाता है, क्योंकि येदुरप्पा के बगैर कर्नाटक में पत्ता नहीं हिलता, फिर वहां पे बैरियर नहीं है उम्र का। तो इनकी सारी डायलॉग जो सब्जेक्टिव होता है, समय देख के ये परिभाषाएं बदलते हैं।
और इतने जल्दी बदलते हैं जो गिरगिट को भी शर्म आए, वो भी रंग बदलने में थोड़ा टाइम लेता है। ये तो यू टर्न लेने में 2 मिनट लगते हैं। जी जी जी। अब जरा मैं अशोक भाई यहाँ से, क्योंकि यूपी को छोड़ दें हम लोग अभी, लेकिन संभल में अभी एक अजीब सी चीज हुई। वहां के जो जज साहब थे, उन्होंने एक एफआईआर करने की बात कही, और अब उन्हीं को तुरंत, मतलब आनन फानन में सबको ये बताने 10 के लिए दिन कि तुम क्या 10 हो, दिन के कैसे हो। अंदर जी दो जी दो बातें हुई। संभल में जामा मस्जिद और एक हरिहर मंदिर का इशू था। कोर्ट में केस गया सिविल जज के पास, और जज साहब ने, आदित्य सिंह ने, एक ही दिन में सारी ऑर्डर दे दिए, सर्वे का ऑर्डर दे दिया एक ही दिन में। आज केस फाइल हो गया, उसी दिन जज सुनवाई भी हो गई और सर्वे का ऑर्डर भी दे दिया। सर्वे हुआ, सर्वे के दूसरे दिन फिर सर्वे, क्योंकि पहले दिन 2 ही घंटे का सर्वे हुआ, उसके बाद दूसरे दिन सर्वे हुआ। दूसरे दिन सारा मुस्लिम समुदाय वहां आ गया। फिर वहां पे हिंसा भड़की, 4 लोग मारे गए। उसमें एक आलम नाम का लड़का मारा गया, जो बेचारा साइकिल पे टोस्ट बेचने निकला था। उसके पिता यामन ने सीजीआई के कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई। उसके वकील ने तथ्य सामने रखे, और न्यायाधीश जो थे उन्होंने 9 जनवरी को विभांशु सुधीर जी ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उनका आदेश सुनते ही, मैं टाइमलाइन बता रहा हूं आपको, उनका आदेश सुनते ही जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, एसपी साहब, उन्होंने कहा कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम हाईकोर्ट जाएंगे। एफआईआर दर्ज नहीं करने वाली ये बात नहीं हो सकती। आप हाईकोर्ट पे स्टे लेके आइए, तब एफआईआर दर्ज मत करिए ना। हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, ये अरोगंस है सत्ता का। और इसी बीच 9 तारीख और आज के बीच 15 तारीख आती है, खिचड़ी का बड़ा प्रोग्राम होता है गोरखनाथ पीठ पर। वहां जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी वो सज्जन पहुंच गए गुहार लगाने, और आज 21 तारीख है। उसका इंपैक्ट ये हो गया कि विभांशु सुधीर जो सीजेएम थे, उनका ट्रांसफर हो गया, और वो डिमोट होके उनकी नीचे ले आया गया, उनको सिविल जज बनाया गया। और जिसने सर्वे का नाम दिया, जिसकी वजह से फायरिंग हुई, जिस सर्वे के चलते, उस आदित्य सिंह को, जो सिविल जज थे, उन्हें प्रमोशन दिया गया। ईमानदारी, संविधान के प्रति अपना समर्पण और लोकतंत्र के प्रति आदर, ये बात वर्तमान सिस्टम में गाली हो गया है। वर्तमान सिस्टम में ये गुनाह हो गया है। एक जज सिंघल इंदौर में सुओ मोटो एप्लीकेशन लेता है। एक मंत्री एक सैन्य के डेकोरेटेड ऑफिसर को कैसा आतंकी बहन कह सकता है, क्योंकि वो मुस्लिम है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहती है, तो मुझे आप स्टेट के बाहर कहीं ट्रांसफर कर दो। उसकी ईमानदारी को देखते हुए कॉलेजियम उसको छत्तीसगढ़ ट्रांसफर करता है। लेकिन भाजपा के तंत्र को यह बहुत अकड़ गया कि उनके मंत्री के खिलाफ कैसा यह आदेश दिया गया। वो उसका सरकार, केंद्र सरकार गुहार लगाती है कॉलेजियम को, इनको छत्तीसगढ़ नहीं, इनको बनारस भेजा जाए, इलाहाबाद भेजा जाए। उनको इलाहाबाद भेजा जाता है। वो इसलिए किया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो सीनियर लेवल पे आते तो चीफ जस्टिस बनते 6 महीने में। उनको इलाहाबाद में ऐसे जगह पोस्टिंग किया कि जहां उनका नंबर ही 12वां 13वां आता है।
जो रिटायरमेंट के तहत चीफ जस्टिस भी नहीं बन पाए, सुप्रीम कोर्ट में आने की बात ही है। और जब इनको अपने लोगों को भरना होता है, तो फिर जस्टिस पंचोली को जो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हुआ और जो नागरत्ना मैडम ने जो कमेंट दिए थे, यदि उसको मैं सच मानूं तो फिर वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन था क्या? मैं नागरत्ना जी के डिसेंट नोट पे बात कर रहा हूं। जी जी। तो आज के डेट में यही है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर दंगे रोकता है तो पुलिस ऑफिसर दंगे रोकता है तो वो जीवन भर लूप लाइन में पड़ा रहता है। अब आप देख लीजिए ना, आज नोएडा में जो हादसा हुआ, कितना बड़ा हादसा। एक इंजीनियर 2 घंटे तक गाड़ी के टॉप पे बैठ के इंतजार करता रहा मदद का। मदद करने वाले लोग पहुंच गए, कोई बोल रहा था पानी ठंडा है, कोई बोल रहा था अरे अंदर सलिया होगा, उस पर गिर जाएंगे तो कैसा होगा, पानी कितना होगा। वो टॉर्च जला जला के अपना लोकेशन दिखाता रहा। 2 घंटे तक पिता देखता रहा बेटे को और बेटा मर गया। महाराज जी को बड़ा गुस्सा आया, महाराज जी ने सीओ नोएडा अथॉरिटी को सस्पेंड किया। बताइए, उसका क्या लेना देना इसमें? कलेक्टर पे क्यों नहीं हाथ गाज गिरी? क्योंकि नोएडा की कलेक्टर जो है वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है। बेटी। जी इंदौर में जी। हादसा हो जाता है, 25 लोग मर जाते हैं। एक इंजीनियर जिसका कोई लेना देना नहीं, जो बेचारा एक कमिश्नर जो ट्रांसफर होके आया था, उसका उसके ऊपर एक्शन हो जाती है। और पालक मंत्री मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पे जाके कहीं के कचौरी, कहीं के समोसे, कहीं का सेव, क्या बोलते हैं उसको, सेव पापड़ी, कहीं का सरसों का साग, कहीं का अफीम का साग, इस व्यंजनों पे आनंद लेने में और ठंड का आनंद लेने में मस्त है। और इंदौर की जनता पस्त है। आज 25वीं डेथ हुई है पानी से। जी। 25 लोग मरे, प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रहेगी अभी तक। ब- कुल मिलाकर यहां ईमानदार होना, चाहे पत्रकार ईमानदार हो, ब्यूरोक्रेट ईमानदार हो, न्यायाधीश ईमानदार हो, समाज सेवी ईमानदारी से समाज का काम कर रहा हो, इन सब के लिए संकट का काल है। जी। और जो मैं बेईमानी से काम करते हैं उनके जी। लिए ये स्वर्णिम, उनके लिए ये अमृत काल है। मैं अशोक भाई, मैं आखिरी प्रश्न पे आऊं, क्योंकि उसके बिना तो कोई आजकल की कथा समाप्त नहीं होगी, जो एक मतलब ट्रम्प जी की कथा के बिना। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज इसलिए, क्योंकि आप वहां हैं, महाराष्ट्र का जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ उसपे अजीब अलग अलग क्लेम आ रहे हैं। एक क्लेम यह है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक क्लेम यह भी है कि जो बीजेपी जितना हल्ला मचा रही है उतना अच्छा नहीं की है। वो चूंकि वोट बिखर गए हैं, वोट पहले 3 जगह होते थे, अब 6 जगह हो रहे हैं, तो उसका एक फायदा मिला। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या हुई है जरा ये बता दीजिए, और ये जो मैं एक्चुअल शिंदे और पोजीशन बीजेपी के बीच का खींचतान है वो भी बता एक्चुअल दीजिए। एक्चुअल पोजीशन में आपको बताता हूं। अथाह पानी जैसा पैसा बहा, शिवसेना तोड़ी गई, एनसीपी तोड़ी गई, विरोधी पार्टियों का पैसा इधर से उधर मूवमेंट रुक गया। क्योंकि चुनाव में जब पैसा बढ़ता है तो नंबर 2 का ही पैसा बढ़ता है, कोई अकाउंट से पैसा निकाल के बांट नहीं सकता। चुनावी मतदाता सूची में घोल, मतदान की मशीनें टेम्पर्ड के कई खबरें हैं, कई रिपोर्ट्स है। इसके बावजूद मुंबई में, मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो बीजेपी ने कितना अचीव किया। 2017 में जो चुनाव हुए थे और उसके बाद जो आज 2026 में चुनाव हुए, पिछले 9 साल के बाद, 9 साल में एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं का रहा ना। 5 सीटें बढ़ी। कितनी? 5। जी। अब आप आइए शिवसेना की तरफ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में से 58 कारपोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। 58, 80% शिवसेना उद्धव एकनाथ शिंदे के साथ चली गई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे अपने पुराने नंबर पे वापस आ गए।
65 थे। राज ठाकरे के पास 8 थे, उसमें से 6 रह गए। वो 8 से 18 भी हो सकते थे, लेकिन राज ठाकरे ने पिछले 8 साल में लगातार पोजीशन बदली। दूसरी बात, मराठी आदमी जो है मुंबई का, वो आज भी ठाकरे ब्रदर्स को ही मानता है ओरिजिनल शिवसेना, क्योंकि मराठी इलाका जो है, खासकर जहां मराठी मतदान माना जाता है, परळ, लालबाग, शिवडी, दादर, माहीम, वरळी, दिंडोशी, भांडुप, विक्रोळी, बांद्रा पूर्व, या शिवसेना ने स्वीप किया, स्वीप। और भाजपा किसके भरोसे रही? गुजरातियों के। मुझे लगा भाजपा यदि 125 अपने बलबूते पे लाती तो मानता कि भाजपा ने 125 बलबूते पे लाया, भाजपा का गेन है। अब आइए टोटल महाराष्ट्र में। टोटल महाराष्ट्र में 2 महानगरपालिका बढ़ गई। 29 में से पिछली बार सिर्फ 27 थी। ठीक है, पिछली बार इनके पास 45% थी, इस बार इनके पास बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अपने बलबूते पे कहां है बीजेपी, ये बताइए। हर जगह बैसाखी पे है, और मार इतनी पड़ी है कि अभी मुंबई का तय नहीं हो पा रहा है कि एकनाथ शिंदे को क्या। एकनाथ शिंदे मांग रहा है स्टैंडिंग कमेटी, एकनाथ शिंदे मांग रहा है बेस्ट, एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं 2.5 साल के लिए कारपोरेशन मेयर पद। दिल्ली ने आदेश दिया कि मेयर तो बीजेपी का ही रहेगा। तो फिर यदि मेयर बीजेपी का आपका रहेगा, तो फिर नासिक में क्या होगा? एक जगह तो बीजेपी के एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अजित पवार और अपक्ष और सबको मिलकर बीजेपी को साइड को लगा के सरकार बना ली। तो आज स्थिति बहुत भयावह है जी। एकनाथ शिंदे जब बार्गेनिंग करने लगे ज्यादा, तो उद्धव ठाकरे ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कहा कि यदि बीजेपी का मेयर बनता है तो हम अब्सटेंड रहेंगे वोटिंग से। यदि 65 लोग अब्सटेंड रहेंगे वोटिंग से, तो बीजेपी तो अपने बलबूते पे ही सरकार बना लेगी, उसको एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। कई दाव पेच चल रहे हैं, और मैंने कहा ना कि चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी इनकी विचारधारा नंगी हो गई है। यदि हिंदुत्व की विचारधारा के लिए बीजेपी के साथ गए थे एकनाथ शिंदे, तो अमरनाथ में क्यों नहीं, पूना में साथ में क्यों नहीं? वहां क्यों हिंदुत्व नहीं जगा आपका? वहां क्यों बीजेपी के खिलाफ लड़े? कोई हिंदुत्व की बात नहीं, ये सिर्फ सत्ता का मक्खन खाने के लिए अकेले हैं। और ये अलार्मिंग है। अपने बलबूते पे सरकार 29 में से 2 या 3 जगह बनी है, अपने बलबूते के क्लीन। पहली है वसई विरार, जहां एक परिवार पार्टी चलाता है, विकास आघाड़ी, हितेन ठाकुर जी, और वो अपने बलबूते पे आए, उनको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं। बाकी हर जगह किसी ना किसी को बैसाखी की जरूरत है। बीजेपी 1-2 जगह पे अपने बलबूते पे आई है, कांग्रेस चंद्रपुर में आई है, लेकिन वहां पे भी बैसाखी चाहिए। लातूर में कांग्रेस अपने बलबूते पे आई है, वहां बैसाखी नहीं चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र में देखे तो 2017 में बीजेपी के पास 1019 कारपोरेटर थे, इस बार 1425 है। इसका मतलब 235 कारपोरेटर ज्यादा है। 235 में से जो 2 नई महानगर पालिका बनी है, इचलकरंजी और जालना, यहाँ के 60 यदि मैं निकाल लूं तो 135 में से 170 पे आते हैं। 8 साल लगातार आपने राज किया, क्योंकि प्रशासन राज चल रहा था, बॉडी तो थी नहीं पिछले 8 साल से। आप अपने सरकार चला रहे थे, पैसा अथाबहा, चुनाव आयोग पूरा आपके साथ था, विपक्ष पूरी तरह से आपने बांट दिया। इतना करने के बावजूद यदि पूरे महाराष्ट्र में आपके मात्र 150-160 कारपोरेटर बढ़ते हैं, तो यह डूब मरना चाहिए बीजेपी। उससे ज्यादा तो ग्रोथ, उससे ज्यादा ग्रोथ यदि बीजेपी के 6 कारपोरेटर बढ़े हैं मुंबई में,
तो 8 कारपोरेटर तो एमआईएम के बड़े हैं। एमआईएम का ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छा है बीजेपी से। जी 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 एमआईएम के जी पास पिछली बार जो थे और इस बार 125 है। एमआईएम ने अपना आंकड़ा डबल किया। जी। अशोक भाई, अब इस कथा को अंत करने से पहले ट्रम्प कथा, क्योंकि अब ट्रम्प के बिना तो इस दुनिया में कुछ कंप्लीटली नहीं। वो क्या हो गया, वो कहाँ आके मार धाड़ यहाँ वहां। पहले सुनते थे बुल इन द चाइना शॉप, लेकिन वो ये तो उससे कुछ ज्यादा ही है भाई। और उसका असर अब सब जगह हो रहा है। बस पूरी दुनिया उनके रिएक्ट कर रही है, बोल रही है। देखिए, हमारे देश को यूरोपियन यूनियन, नाटो, सभी अब खुल के बोल रहे हैं। आप यूके के पार्लियामेंट में होने वाले भाषण सुनिए, क्लिप सुनिए, वो खुल के आतंकी कह रहे हैं ट्रंप को। पूरे विश्व में एक देश है सिर्फ जो जूते खा के ट्रंप की जय जयकार कर रहा है, वो भारत है। पाकिस्तान जय जयकार कर रहा है तो पाकिस्तान मलिदा भी खा रहा है, जूते खा के। और उसका क्या है, वो सुबह उठता है, जब मूड में आया भारत का घंटा बजा के चला जाता है। और हमारे यहां हम बिल्कुल बहुत सही सही है ये। वो जूता मार के जाता है और ये उसको प्रसाद समझ के लेते हैं। जिस देश ने अपने संकट के समय अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह पे बेतोड़ जवाब देकर, बायकॉट कर कर, ये नहीं देखा कि एयरपोर्ट पे अरेस्ट होंगे कि क्या होंगे, बायकॉट कर कर भारत की अस्मिता को जिंदा रखा। आज वो हमारे पूर्वजों का किया हुआ सारा पानी फेर दिया मोदी जी ने, हर जगह सरेंडर। और अब स्थिति ऐसी हो गई है, शेर की सवारी हो गई है। जहां ट्रंप ले जाएगा वहीं जाना है आपको। जब ट्रंप ने आपको मिडिल ईस्ट के लिए शांति वार्ता में शामिल करने की बात कही तो क्या चैनल टूट पड़े कि देखिए ट्रंप के दोस्ती और ट्रंप बिल्कुल। अरे वो आपको इसलिए बुला रहा था क्योंकि उसको 9,000 करोड़ रुपए चाहिए आपसे, फ्री में नहीं बांट रहा था। और आपके साथ पाकिस्तान को भी बुलाया उसने, टर्की को भी बुलाया उसने। जी जी वो यूएन पैनल के बराबर एक बॉडी बनाना चाहता है। और मुझे लगता है कि अभी वाकई उनके दिमागी संतुलन भी खराब हो गया। कौन ऐसा बोलता है कि आपने मुझे शांति पुरस्कार नहीं दिया इसलिए मैं अब ग्रीनलैंड लूंगा? आपने जब मैंने शांति करने का प्रयास किया और आपने माना नहीं तो मैं अशांति अशांति करूंगा। ये तो स्कूल के बच्चे करते हैं ऐसे। अगर अशोक भाई, हमारे आपके पिताजी जिंदा होते हुए अगर हम आप ये करते तो सोचिए आपकी क्या हालत हुई होती अरे और साहब, कहाँ कहाँ मैंने लाल क्या हो गए कहा, होते। क्या मैंने अभी भी जो हमारे चाचा है उनको वो भी आज जरा कुछ हमारे यहाँ से कभी बोलते समय अपशब्द भी, और उनने सुना तो वो उधर से फोन करके बोलते कि संस्कार भूल गए हो तुम अपने परिवार के, ये भाषा यूज करते हैं। क्या हो गया तुम्हें, या बड़े समझने लगे हो अपने आप को? पूरा अमेरिका त्राही त्राही कर रहा है साहब। अमेरिका में फूड सब्सिडी खत्म हो गई, अमेरिका में प्रीमियम के इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ गए हैं, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। और ये अपना बिजनेस किया जा रहा है। ये सबसे कह रहा है कि सब लोग $1-1 बिलियन देना, देखिए, दो और फिर दो कह रहा बड़े, मैं वो लाइफ पार्ट लॉन्ग, पाइट लाइफ पार्ट टाइम। मुझे बताइए, वेनेजुएला के खुद का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। मतलब ये इसको मतलब ये अब ये हंसी का पात्र हो रहा है सारे विश्व में। हाँ गजब। लेकिन नहीं, लेकिन ये बहुत ही उत्पात कर जाएंगे। इससे और लेकिन हमें क्या है, और उसके उसके इस मस्करेपन से हमारे देश का नुकसान बहुत हो रहा है। जी जी, वही वही बात वही बात वही बात वही बात। और मतलब जो लोग इस पे इस समय नहीं सीरियस हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हो रही हैं। अब अशोक भाई, ये जो 2 दिन पहले यूएई का आया, अभी उसको किसी और दिन बात करेंगे। अब आप, एक एक्सेस बन रहा है सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का। एक तरह से अब तुर्की की सीमा भारत से लग जाएगी अगर पाकिस्तान का वो हो गया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके अगेंस्ट आप यूएई वाले को, अब वो अमेरिका अरे वहीं से बैठ के हर आपका सब। जगह पे आपका जो ईरान में आपके पास जो पोर्ट था,
हो गया। आपने कहा कि अप्रैल तक हमारे पास है, और स्पोक्स पर्सन बड़ा झूठ मतलब ये अभी अधिकारियों से भी झूठ बुलवा रहे हैं। फिर अपने डायरेक्टर को रिजाइन क्यों करवाया उसमें से? वेबसाइट से सारी चीजें गायब क्यों करवाई है? करेक्ट। एक्सपोज हो गए, मोदी जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, और इतने कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए। चलिए अशोक भाई, थैंक्स सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, अगले धन्यवाद। हफ्ते कुछ चीजें और हो चुकी होंगी, तब तक शायद ट्रम्प जी का उत्पात मालूम नहीं, कम तो होने वाला नहीं, अभी तो 3 साल और आपको ये सब झेलना है, दुनिया को साहब, झेलना है। बंदर के हाथ में वस्तुरा लग गया है। जी 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 वो जी कैसा, तो सबको बच के चलना पड़ेगा। जी। नहीं, वो बंदर कैसा के एक हाथ घुमाएगा में नहीं, किसको बंदर के दोनों दोनों हाथ में उस्तरा आ में गया वस्तुरे लग गए। ये अमेरिकन बंदर है, दोनों हाथ में वस्तुरे लग गई, ये बात मान लीजिए आप। उस्तरा चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नमस्कार, अशोक भाई, नमस्कार, थैंक यू नमस्कार। थैंक यू थैंक यू।